A very warm welcome to all my dear students. आइए हम लोग इस क्लास में इस वर्ड को डिस्कस करेंगे। इस वर्ड को डिस्कस करेंगे। आप पढ़ सकते हैं, इस वर्ड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो बाबू, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी हर उस चीज को बोलते हैं जिसका हम लोग मेजरमेंट कर लें। जैसे इस पेन का लंबाई नाप सकते हैं, तो इसका लेंथ हो गया फिजिकल क्वांटिटी। इस पेन का वेट कर सकते हैं, तो इसका वेट हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अभी कितना टाइम हुआ है घड़ी देख के बता सकते हैं, तो टाइम हो गया फिजिकल क्वांटिटी। तो जिन भी चीजों का हम लोग मेजरमेंट कर सकें उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे बोल दिया कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, जरूर चार्ज को भी मापा गया होगा, इसका भी मेजरमेंट लिया गया होगा, तब तो आप बोल रहे हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो बिल्कुल सही, चार्ज का मेजरमेंट लिया गया और पता चला कि इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और यूनिट होता है कूलम। चार्ज का ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मतलब इससे कम वैल्यू का चार्ज पॉसिबल नहीं। और ये नेचर में दो तरह का पाया जाता है। ये नेचर में कितना तरह का पाया जाता है? दो तरह का। या तो ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और नहीं तो ये चार्ज निगेटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है, और अगर ये चार्ज निगेटिव हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं बस जस्ट लाइक ABCD पढ़ा रहा हूं, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, जी के बता रहे हैं। इसमें कोई फिजिक्स नहीं आ रहा है, ये सब तो वैल्यू दिया गया, ये सब वैल्यू हम लोग को याद कर देना है। प्रोटॉन हुआ तो इस पे चार्ज प्लस में होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन हुआ तो माइनस में होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो बताओ बोर्ड पे जितना कुछ लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज चार्ज? चार्ज को डिफाइन करो तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है सर, अगर आप इसको फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया, इसका मतलब है कि इसका मेजरमेंट हो चुका है, बिल्कुल हुआ है। हुज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज, जिसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और इसको कूलम में नापते हैं। जैसे टाइम को सेकंड में नापते हैं, मास को केजी में नापते हैं, लेंथ को मीटर में नापते हैं, तो चार्ज को कूलम में नापते हैं। इन नेचर, कुदरत में ये कितना तरह का होता है?
इन नेचर इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, किस नाम से जाना जाता है बाबू लोग? नोन एज प्रोटॉन। और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, नोन एज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये तो हो गया कि पॉजिटिव हुआ तो प्रोटॉन के नाम से जाना जाएगा, निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाएगा। ये लोग रहता कहाँ? इन लोग घर कहाँ? ये लोग घर का नाम सुने हो? एटम। ये लोग एटम में रहता है। ये लोग घर का नाम क्या है? एटम। चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द एटम। चार्जेस resides inside the atom। एटम में ये लोग एग्जिस्ट करता है। एटम देखे होगे, एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस नाम का चीज होता है, और न्यूक्लियस में कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव चार्ज? प्रोटॉन्स होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अलग बात है, इसमें न्यूट्रॉन्स भी होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता रहता है जो कि निगेटिव चार्ज होता है। बता इलेक्ट्रॉन पर कितना निगेटिव चार्ज? बोल बोल के याद कर जाओ। बोलेंगे -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होगी। एक और जानकारी ले लो, जानकारी जितना ज्यादा इकट्ठा करके याद रखो उतना पढ़ाई में फायदा होगा। इलेक्ट्रॉन का मास भी तो कुछ होता होगा, भले बहुत हल्का होता होगा लेकिन कुछ ना कुछ मास होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये तो चार्ज हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का मास बोले तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10 का पावर -31 केजी। मास को तो केजी में नापते हैं, तो ये अगेन वैल्यू आज से याद होना चाहिए। ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, तो प्रोटॉन पे चार्ज पता है? तो यस सर, प्रोटॉन पे चार्ज अभी अभी तो आप बताया कि प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 प्लस में होगा इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अच्छा, प्रोटॉन पे मास बता दो। तो बोलेंगे प्रोटॉन का मास पता तो नहीं था लेकिन आज से याद रखेंगे, 1.67 10 का पावर -27 केजी। तो आज से पूछेंगे हम, ये चार वैल्यू तो आपको याद हो जाना चाहिए कि प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 10 का पावर -27 केजी, और चार्ज का वैल्यू इतना होता है प्रोटॉन पे। ठीक है सर। अब तुमसे अगर ये बोले कि बताओ 5 प्रोटॉन के कारण कितना चार्ज, पहले सुन लो सवाल क्या बोला। बहुत बहुआ टाइप सवाल किया है। सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया है, फाइंड चार्ज ड्यू टू कितना प्रोटॉन्स? 5 प्रोटॉन्स के कारण चार्ज बताओ। तो बोलेंगे सर एक प्रोटॉन पे पता है, तो 5 पे निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरा एकदम खोजबीन कर देंगे? नहीं, करना क्या है सर, एक पे पता है, जितना पे निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बोलेंगे चार्ज ड्यू टू 5 प्रोटॉन्स पूछा है आप, तो चार्ज को इंडिकेट करते हैं क्यू से, चाहे कैपिटल क्यू करो चाहे स्मॉल क्यू करो। अब बताओ एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो बताओ 5 प्रोटॉन के कारण 5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये हो गया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है, डिवाइड नहीं आता है, डरना मत, हम सब आपको सिखाएंगे। बस एक जिद पकड़ना कि अब हमसे बेहतर कोई दिखने वाला नहीं है, ये जिद के साथ खाली पढ़ना है। तो 16 इंटू 5 80 हो गया, और डेसिमल के बाद, एक नंबर के बाद डेसिमल, यहां डेसिमल आएगा, इंटू 10 का पावर, 10 के पावर को नहीं छेड़ते, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते। तो हो गया 8 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। अब बताओ, चार्ज ड्यू टू 5 प्रोटॉन के जगह पे 15 प्रोटॉन पूछेंगे तो बना लोगे? मल्टीप्लाई करना खाली आना चाहिए। तो चलिए एक और सवाल उठाते हैं। चार्ज ड्यू टू 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड चार्ज। कितने लोगों को लगता है कि बना दो? हमेशा खुद से सवाल क्या करो, बना सकते हैं कि नहीं, बाद में हम बनाएंगे। बना लोगे? बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है, तो आप जितना इलेक्ट्रॉन दीजिएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 का पावर 20, तो इंटू कर देंगे 10 का पावर 20। अब देखो, 10 का काम 10 के साथ करते हैं, नंबर का काम नंबर के साथ, और 10 का काम 10 के साथ। तो नंबर तो एक ही है, छोड़ दो उसको। बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, मैथ का रूल है, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, -19 और वो कौन? +20। तो बताओ, 20 में से 19 जाएगा एक, तो 1.6 इंटू 10, तो 1.6, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 जाएगा, 10 10 कट गया, कितना आया? -16 कूलम। कितने लोग चार्ज निकाल सकते हो 10 का पावर 20 प्रोटॉन्स के कारण? बोलेंगे इतना ही आएगा, लेकिन माइनस के बजाय प्लस आएगा। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि चार्ज जब भी निकालना है तो जितना संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम से। अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस। क्या कोई अजूबा लिख दिया बोर्ड पे? हम कभी भी तुमको फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं देंगे जनरली, हम पहले पूरा कहानी की तरह समझा देंगे, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। जनरली बुक में क्या होगा, फॉर्मूला पहले देगा तब न्यूमेरिकल दे देता है, तो लगता है कैसे क्या हो रहा है। हम लोग वैसे नहीं पढ़े, हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, पहले पूरा कहानी की तरह समझ देंगे, फॉर्मूला तो अपने आप बन जाएगा। और देखो, इसको जो है एक शॉर्टकट सिंबल दिया गया, ई सिंबल दिया गया, ई। या तो होता है ना, कोई चीज का सिंबल दे देते हैं हम लोग कि इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस वैल्यू के लिए कौन सिंबल दिया गया? ई। तो बताओ Q इज इक्वल टू क्या होगी? प्लस माइनस एन। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। मान लो 5 प्रोटॉन के कारण चार्ज पूछे, तो n के जगह पे क्या लिख दोगे? 5, और E का वैल्यू पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 प्रोटॉन के कारण चार्ज निकल जाएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन के कारण तो बस माइनस का यूज कर देंगे। तो उम्मीद है हम लोग इतना बात दिमाग में घुसा लिया कि चार्ज नाम का फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और अगर संख्या दिया हो तो हम उसका चार्ज पता कर सकते हैं, ये कितना दिया है प्रोटॉन या कितना इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज का वैल्यू पता चल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर मेरे पास इतना कूलम का चार्ज है,
मान लो 6 कूलम का चार्ज दे दिया, अब कैलकुलेशन नहीं करना, दे दिया पहले से इतना इतना चार्ज है 6 कूलम का, ये Q1 चार्ज है। एक और चार्ज है बहुआ Q2 चार्ज, मान लो 4 कूलम का, और दोनों के बीच का दूरी दे दिया मान लेते 2 मीटर। तो देखो एक नेचुरल चीज है, नेचुरल, एक होता है चीज आर्टिफिशियल हम बनाते हैं, एक होता है नेचुरल ऑटोमेटिक कुदरत का बनाया हुआ है। तो कुदरत का बनाया हुआ एक नियम है कि 2 पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा ना तो दोनों एक दूसरे को भगाएगा, रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो बोलो 2 चार्ज में लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब समझ में आया? मैंगो मतलब, एप्पल मतलब, रेड मतलब, ग्रीन मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को क्या कहते हैं? स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, चार्ज रेस्ट में ना रखा हुआ है। तो जब 2 चार्ज रेस्ट में हो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक हुआ रिपल्सन वाला, कौन सा वाला? अब सोचो अगर ये माइनस में 6 कूलम होता तो ये -6 और +4 एक दूसरे को क्या करता? भले जाए चाहे ना जाए लेकिन अट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना तरह का? या तो रिपल्सन होगा, या तो अगर प्लस और प्लस हुआ तो रिपल्सन, माइनस और माइनस हुआ तो रिपल्सन, और प्लस और माइनस हुआ तो अट्रैक्शन। तो ठीक है सर, हम लोग एक बात समझा, क्या समझा? ये समझा 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस एट रेस्ट, द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस एट रेस्ट is called electrostatic force. It is of 2 types, attractive or repulsive. If the charges are like मतलब एक जैसा, then repulsive force, and if the charges are unlike then attractive force. तो ठीक है बहुआ, अंग्रेजी में लिखते रहेंगे, फिलहाल हिंदी में चीजों को समझते हैं। 2 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। या 2 तरह का होता है, या 2 तरह का होता है। पहला रिपल्सिव फोर्स, काहे के बीच में होगा रिपल्सिव फोर्स? बिटवीन लाइक की अनलाइक, लाइक की अनलाइक, लाइक क्या कि रिपल्सिव लिखा है, बिटवीन लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस बोले तो या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। चल दूसरा बोल, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस। कौन चार्जेस? अनलाइक, अनलाइक बोले तो एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, सही समझ गए। ये समझ गए कि अभी क्या लगेगा? अट्रैक्शन की रिपल्सन। देख के फिगर बताओ, जो तुमको दिखेगा वही बोलना, क्या लगेगा? तो यहां लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। बोलो ए वाला बी को क्या करेगा? खींचेगा। अरे कौन खींचेगा? किसको खींचेगा? काहे कि ए पे कौन है?
और बी पे प्लस है, ए पे माइनस और बी पे, तो माइनस वाला प्लस को खींचेगा, ये छोड़ेगा नहीं, ई भी क्या करेगा, ई भी खींचेगा। मतलब ये हुआ कि ए वाला बी को इधर खींचेगा और बी वाला ए को इधर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींचेगा, दोनों खींचेगा, और इसको बोलते हैं म्यूचुअल फोर्स। जब दोनों लगाता है ना तो क्या बोलते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब आपस में लगने वाला। जितना कस के Q2 वाला Q1 को खींचेगा, उतना ही कस के Q1 वाला Q2 को खींचेगा। तो चलो हम लोग ये समझा कि सर बताओ ये कौन खींच रहा है, बोलो, तुम सोचो ये कौन खींच रहा है, सोच समझ के बोलो, अपने आप से बात करो, जवाब दो, क्योंकि सीखना आपको अपने से पढ़ना। याद रखना, मैं जनरली इस मूड में नहीं रहता हूं कि तुम आओगे और हम सिखाएंगे। हम जनरली मूड में नहीं पढ़ाते हैं। हम मेरे पढ़ाने का है कि हम इतना पढ़ा दे कि तुम अपने आप को पढ़ाना सिखा दो। मेरा मूड यही रहता है। तो तुमको हमेशा क्या बैठना है सोच करके कि तुमको अपने आप को पढ़ाना सीख जाना है। तुम अपने आप को जिस दिन पढ़ाने लगे उस दिन समझो यहाँ आना सफल हो गया। आने तो पढ़ाई तो सब जगह होता है, लेक्चर सब जगह होता है भाई, बहुत होता है। तो बोलो ये किस पर फोर्स लग रहा है, ये बताओ, या फोर्स किस पे लग रहा है, Q1 पे कि Q2 पे? किस पर बोला ना, तो किस पर लग रहा है, Q1 पर। कौन लगा रहा है, हाँ, तो ये पर और कौन, ये समझने, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। बस हम लोग घबराते हैं जवाब देने से, और उसी घबराहट को खत्म कर देना है जड़ से एकदम। तो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है, 1 पर। और कौन लगा रहा है, तो ये लिखने का तरीका होता है F12। F12 का हिंदी क्या हुआ, 1 पर फोर्स 2 के कारण। एनसीईआरटी ऐसे लिखता है, 1 पर फोर्स 2 के कारण। हिंदी लिख लो ताकि भूले नहीं कभी। इसका हिंदी क्या हुआ, Q1 पर फोर्स Q2 के कारण। तो बताओ Q1 छोड़ देगा, नहीं, Q1 भी किसको खींचेगा। अब बताओ यह फोर्स किस पे लग रहा है, किस पर किस पर लग रहा है, Q2 पे लग रहा है। और कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। Q2 पे लग रहा है और लगाने वाला कौन है, Q1। Q1 खींच ना रहा है Q2 को, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लग रहा है किस पर और लगा कौन रहा है, इसको F21 लिखते हैं। समझ में आया। मान लो वीडियो देख रहे हो, नया नया पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आया, फिर पीछे चल जाओ रिवाइंड में, एक बार फिर सुन लो क्या बोला। बिना समझे हुए कभी आगे बढ़ने की गलती मत करना, चाहे ऑनलाइन रहो चाहे ऑफलाइन रहो। तो ये हो गया फोर्स, किस पर किस पर किस पर किस पर फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है Q2 पर फोर्स। और कौन लगा रहा है, Q1 के। तो चलो इतना तो समझ गए। इतना क्या समझ गए, इतना समझ गए सर कि जब दो चार्ज आसपास रहेगा, जब दो चार्ज आसपास रहेगा तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स। और उस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मेरा सवाल यह है, आखिर ये फोर्स लगेगा कितना न्यूटन, कितना न्यूटन फोर्स लगेगा। जब तुमसे बोले कि बताओ ये पेन भारी है या ये डब्बा भारी है, ये पूछे पेन भारी है कि डब्बा भारी है, तो तुम बोल दिए डब्बा भारी है। हम पूछे कितना भारी है, तो बोलेंगे तराजू लाइए। तराजू लाइए, तौल देते हैं। मान लो पेन को रखा, निकला 10 ग्राम, इसको रखा, निकला 200 ग्राम, तो बोलेंगे 20 गुना भारी है। तो 200 ग्राम सुन के ना बोल पाए 20 गुना भारी है, ये 10 ग्राम। आखिर 10 ग्राम या 200 ग्राम के लिए तुमको तराजू चाहिए ना,
वो एक तरह का तरीका है वेट को नापने का। तराजू एक तरह का तरीका है किसको नापने का। तो इन दोनों चार्ज के बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कि 50 न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये पता लगाने के लिए कोई फॉर्मूला होगा तब ना लगाओगे पता। तो बोलो हम लोग दो चार्ज के बीच में कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है या पता लगाने के लिए कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। एक नाम लिया मैंने, क्या नाम लिया, कूलम, और उसने एक कानून दिया कूलम्स लॉ। तो मेरा आपसे पहला सवाल, एक मतलब, अरे एक मतलब अंडई भी सोचता फिजिक्स में एक बोल रहे हैं, अरे जो जानते हो बोल दो। हेन मतलब एग, एग ई जी जी एग, अंडा। हेन मतलब मुर्गी। बता कूलम्स लॉ काहे पढ़ते हैं, उतना ही आसानी से बोलना है। दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। सुनाई दिया। आखिर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये पता करने के लिए कौन सा लॉ पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। तो अपना नाम कौन सा लॉ आया रे, कूलम्स लॉ। बताओ कूलम्स लॉ काहे लगी पढ़ते हैं, बोलो। हम लोग कूलम्स लॉ इसलिए पढ़ते हैं ताकि, हम लोग कूलम्स लॉ इसलिए पढ़ते हैं ताकि दो चार्ज के बीच में कितना कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है या बता सके। आज से पूछेंगे व्हाई डू वी स्टडी कूलम्स लॉ, तो बता दोगे व्हाई डू वी स्टडी कूलम्स लॉ। बोलेंगे वी स्टडी कूलम्स लॉ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। व्हाई डू वी स्टडी कूलम्स लॉ, बोलेंगे वी स्टडी कूलम्स लॉ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो कैलकुलेट द फोर्स नहीं लिख रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो फोर्स का हम लोग मॉड में लेके चलेंगे, मॉड में लेके चलेंगे। मैग्नीट्यूड लिखने का यहां पे मतलब था टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम लोग कौन सा लॉ पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ। अब सुनो ये कानून बोला क्या, ये कानून कहा क्या। ये कानून बहुत सिंपल सा बात कहा। तुम सोचो अगर हम एक प्लास्टिक के स्केल को ऐसे बाल में रगड़ेंगे और छोटा छोटा कागज को फाड़ के रख दो, पंखा बंद कर दो, कागज सटे लगता है। कितने लोग किए हो बचपन में कभी ऐसे किए हो, जो नहीं किए हो करके घर पे देख लेना। कोई कंघी वंघी से पूरा बाल को झाड़ना, रफ बाल हो, रुखड़ा बाल हो, और रुखड़ा बाल को कंघी से झाड़ के छोटा छोटा कागज को फाड़ के रख देना और कंघी को नजदीक लाना, कागज सटे लगता है। और अगर तुम ज्यादा बाल झाड़ोगे, बहुत देर तक बाल झाड़ोगे, ज्यादा कागज सटेगा। मतलब ज्यादा बाल झाड़ने पे
चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स भी। तो कूलम्स लॉ पहला बात तो यही बोला, पहला बात तो यही बोला, ज्यादा चार्ज ज्यादा फोर्स। हमको प्रूव करना नहीं है, लेकिन कहानी को याद रखना समझने के लिए। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ये बात कौन बोल के गया? कूलम। उन्होंने एक लॉ दिया नोन एज कूलम्स लॉ। मान लो ये था मेरा 6 कूलम और ये था मेरा 4 कूलम, जो भी वैल्यू दिया हो, और दोनों के बीच का दूरी है 2 मीटर। अगर 4 के जगह पे 40 कूलम हो जाए तो कूलम ने कहा कि ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर 400 कूलम हो जाए तो और ज्यादा फोर्स लगेगा। तो बोलो, कूलम ने कहा फोर्स अगर चार्ज का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो बताओ, एक बढ़ेगा और दूसरा भी बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली, इसको डायरेक्टली बोलते हैं। एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। अब थोड़ा और अच्छे लैंग्वेज पे आते हैं। ये तो सिंपल लैंग्वेज में बात किया कि चार्ज ज्यादा फोर्स ज्यादा। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, आपको पता है ना, ऐसे होता तो वेक्टर फॉर्म होता है, और मैग्नीट्यूड के लिए एरो का निशान नहीं देते हैं। तो दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अट्रैक्टिव फोर्स के लिए भी बात कर रहे हैं हम, और रिपल्सिव फोर्स के लिए भी बात कर रहे हैं। जितना ध्यान से मेरे बातों को हिंदी में सुनोगे, अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन याद करने में उतना आसान रहेगा। तो बोलो, दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे। देखो, कुछ अजूबा नहीं लिख दिया। हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, और मैग्नीट्यूड का भी निगेटिव, तो हम यहां पर न्यूमेरिकल में -6 नहीं यूज करेंगे, +6 यूज करेंगे। माइनस तो केवल अट्रैक्शन शो कर दे रहा है, +6 बनाएंगे। और बीच में काची का निशान है, मल्टी, और मल्टीप्लाई को अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो तुमको जो दिख रहा है वही बोलो, कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लैक। ये कौन सा कलर है? रेड। तो बताओ क्या दिख रहा है बोर्ड पे? दिख रहा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का गुणनफल। जो दिख रहा है वो बोल दिया, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। चार्ज प्लस में हो चाहे माइनस में हो, मॉड डाल देते हैं। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अगर बीच में सम होता तो बोलते दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का सम जोड़, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। हमको ये प्रूव नहीं करना प्रोडक्ट पे कैसे डिपेंड करता है। ये इसका नेचुरल फोर्स है, नेचुरल लॉ है। मन में जितना तरह का सवाल आ सकता तुम सब पूछ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। यू कैन आस्क एनीथिंग, याद रखना। हाथ खड़ा करो, कुछ भी पूछो। तो दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? यहां तक याद हो गया? दूसरा बात कि दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वह इनवर्सली होगा। इनवर्सली मतलब उल्टा डिपेंड करेगा। अगर दूरी बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। सुनाई तो दिया होगा? क्या सुनाई दिया? दूरी बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा, और दूरी घटेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। दूसरा बात ये कहा। अब एक्सपेरिमेंटली क्या पाया? पाया कि दूरी को जब दुगना कर दिया तो देखा कि फोर्स 4 गुना घट गई। जब दूरी को तिगना कर दिया तो देखा कि 9 गुना घट गया।
जब दूरी को 4 गुना किया, देखा कि 16 गुना फोर्स घट गया। इसका मतलब r के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग को दे दिया, हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, लेकिन जो किया वो थोड़ा समझ जाना है ताकि याद रहे। तो बोलो, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के कि 1/r स्क्वायर? गलती करते हो इसलिए हम गलती नहीं करो आगे, इसलिए हम यहाँ पे रुक के रहे हैं और आपको कुछ सिखा रहे हैं। अगर हम इनवर्सली बोल दिया ना तो 1/, हो गया। अगर हम ये बोला फोर्स इनवर्सली, इसका मतलब यहां तक पहुंच गए। और इसके बाद तुम अगर बोल देते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, तो ये अपने आप डायरेक्टली में चला गया मेरे दोस्त, मतलब आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप या तो ये बोलो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, या आप ये बोलो फोर्स इनवर्सली r स्क्वायर। इनवर्सली में 1/, चला गया, मतलब आपको कोई फंसाएगा। देख, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, फंसना मत। अरे समझे क्या बोला? इनवर्सली का मतलब तो यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद जो बोलिएगा वो नीचे लिखा जाएगा, और अगर 1/r स्क्वायर लिख दिया तो r स्क्वायर कहां चल जाएगा? ऊपर। तब तो ये डायरेक्टली ना हो जाएगा, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो छोटे छोटे चीजों पे बस ध्यान देना है। एक बात बताए, छोटा चीज सिखाने में बहुत समय लग गया, 2 घंटा लग गया नहीं। तो आप लोग का 8, 9, 10 का कहानी कुछ वैसा ही है। सबका काम पड़ेगा हमको 11 में, लेकिन जिसका भी काम पड़ेगा 8, 9, 10 का, छोटे छोटे बातों में जो डाउट रह गया था उसको क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि अब यहां से ये नहीं रहे कि इस बार तो बहुत बढ़िया करना है लेकिन पहले के कान कमजोर हो जाओ, वो चीज नहीं आना चाहिए। तो बताओ, कूलम्स लॉ में आप लोगों ने क्या सीखा? अगर मैं बोलूं इसका स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट व्हाट इज कूलम्स लॉ, अंग्रेजी में लिख दो, हिंदी में तो याद हो गया। हिंदी में क्या याद हुआ कि दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के। हिंदी। इसका अंग्रेजी क्या लिखोगे? तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या जानते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charges is what? Directly proportional to the प्रोडक्ट। जो दिख रहा है वही लिख रहा है, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of separation between them, inversely proportional to square of separation between them। आई होप कि आप लोगों को इतना याद हो गया हो, और पढ़ते पढ़ते याद कर जाना है। हम जो इतना बार हिंदी बोला उसी का अंग्रेजी लिखा है। क्या लिखा है? बोलो, कूलम्स लॉ के अनुसार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, दो चार्ज के बीच में, सीधा सीधा डिपेंड करेगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल पे, प्रोडक्ट पे,
और उल्टा पुल्टा डिपेंड करेगा दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर। अब आज के बाद से अंग्रेजी में जाए घर पे रट्टा मारो, समझना भी है और घर पे तो समय देके लैंग्वेज याद भी करना है। एग्जाम में तो अंग्रेजी में लिखना है ना, तो याद भी करना है। क्या याद कर लोगे? और समझ के याद करो तो जल्दी याद हो जाएगा। बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of separation between them। याद कर जाओ, समझ करके एक सांस में बोल सकते हो। चलिए, ये तो हम लोग लॉ पढ़ लिया, समझ भी लिया, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, कैलकुलेशन भी देखना है। तो क्या पढ़ा और क्या समझा? एक Q1 चार्ज है -6 कूलम का, एक Q2 चार्ज है 4 कूलम का, दोनों के बीच का दूरी कितना है 2 मीटर, और दोनों के बीच का मीडियम कितना, मीडियम क्या है एयर। जब आप 12th में जाओगे तो एयर के जगह पे पानी भी आ सकता है, एयर के जगह पे ऑयल भी आ सकता है। फिलहाल 11 में हो सिर्फ एयर पढ़ना है, तो दोनों के बीच का मीडियम एयर है। बताओ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तुमको अभी हम क्या पढ़ाया है इतना देर से? तो बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ये दोनों सर एक दूसरे को खींच रहा है, ई भी खींच रहा है और ई भी खींच रहा है एक दूसरे को। एक बार लग रहा है ए पर फोर्स बी के कारण और एक बार लग रहा है बी पर फोर्स ए के कारण। ये भी तो बोल सकते हैं बी पर ए के कारण, ए पर बी के कारण। ये जो फोर्स लग रहा है सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर। लिख दिया जो आपने पीछे लिखा था। अब बताओ प्रोपोर्शनल का निशान हटावेंगे तो क्या लगावेंगे? बोलेंगे कभी भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। अलग अलग जगह पे इसका वैल्यू अलग अलग दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटली दिया जाता है। तो यहां पर कांस्टेंट लगाया गया के, बचा कौन? Q1 का मॉड, Q2 का मॉड बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज के हियर? बोलेंगे वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ, अरे प्रोपोर्शनल के निशान को हटा के लगा, इसका नाम क्या पड़ा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज, अब एक स्पेशल नाम दे दिया गया इसको इस चैप्टर में, कूलम्स कांस्टेंट का नाम दिया गया कूलम्स कांस्टेंट। इसका नाम दिया गया कूलम्स कांस्टेंट। अब बोलो ये जो कूलम्स कांस्टेंट है या अलग अलग मीडियम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा। क्या बोला मैंने? कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू जो है एयर के लिए अलग होगा, पानी के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू भी अलग अलग होगा। और फिलहाल हमको सिर्फ एयर का पढ़ना है, पानी वानी आएगा तो वो 12th में देखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे इट डिपेंड्स अपॉन, काहे पे डिपेंड करता है रे? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। दो चार्ज के बीच में मीडियम क्या है? के का वैल्यू उसी पे डिपेंड करता है। इफ मीडियम इज एयर, इफ मीडियम इज एयर होगा मीडियम, तो देख ले के का वैल्यू वहां से रट्टा मार जाओ 9 × 10 का पावर 9। अगर मीडियम एयर हुआ तो के का वैल्यू कितना? 9 × 10 का पावर 9। अब बोलेंगे उसका यूनिट बताओ, तो यूनिट रटा नहीं जाता, समझा जाता है, समझा जाता है। इसका यूनिट चाहिए, किसका चाहिए? तो जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको एक तरफ छोड़ दो
और बाकी सब एक तरफ लेके जाओ। अब ये काम तुम अपने से करो एक तरफ लेके जाने का। तो बोलेंगे के को छोड़ दिया, आर स्क्वायर ऊपर चला गया और ये चार्ज वाला लोग नीचे चला आया। क्या ये लाइन समझ में आया? जैसे मैथ में होता है ना, नॉन वैल्यू एक्स एक तरफ छोड़ दो, बाकी सब एक तरफ कर दो। अब तुम सोचो, फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट, फोर्स का, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, तो कूलम स्क्वायर कर दिया, तो इसका यूनिट याद हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। या तो समझ के याद कर लो और नहीं तो फिर रट्टा मारो। रट्टा मारोगे भाई तो भूल जाओगे। पूरा दुनिया रट्टी के पढ़ रहा, रट के मत पढ़ो फिलहाल। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। पता इससे क्या हो गया? इतना देर से क्या करना चाह रहे हैं? एक ही काम तो करना चाह रहे हैं, आखिर दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहा है ये पता करना चाह रहे हैं। अरे इतना देर से यही ना पता करना चाह रहे हैं, आखिर कितना फोर्स लगा रहा है। अब पता कर सकते हैं, अब पता कर सकते हैं। बोलेंगे सर एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू होता है के Q1 का मॉड, Q2 का मॉड बाई आर स्क्वायर। चलो बताओ के का वैल्यू बोलो क्या लिखे? 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 का वैल्यू बोलो, देख के बोलो Q1 का वैल्यू। -6 लेंगे? नहीं सर, मॉड में लिए हुए हैं सर। इतना देर से तो आप बोल रहे कि मॉड में लेना है। और Q2 का वैल्यू 4 बाई दोनों के बीच का दूरी 2 का स्क्वायर, जो कटेगा काटो, 2 दूनी 4 कट गया, 9 छके 54, 5.4 इंटू 10 का पावर 9, इतना न्यूटन का फोर्स लगे। तो बताओ आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड आया ना, जो भी आया हो। तो बताओ हम लोग कूलम्स लॉ काहेला पढ़ते हैं? आखिर ये पता करने के लिए कि दो चार्ज के बीच में कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा। पूरा कहानी पढ़ने के बाद ये फॉर्मूला कम से कम आज के बाद से याद होना चाहिए। इसी के लिए पूरा कहानी हम धरा है। तो सोचो अगर हम तुमसे बोल दें कि एक चार्ज है ये 4 और एक चार्ज है ये, और दोनों के बीच का दूरी है ये, और बोले कुछ ना बोले तो मीडियम एयर ही मान के चलना, अंडरस्टूड है, एयर ही का पढ़ रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि दोनों के बीच में फोर्स बता सकते हैं? तो फॉर्मूला तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन बहुत लोगों का कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ बताएंगे, सीखो ध्यान से कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले समझो ये क्या है। इसको बोलते हैं माइक्रो, इसका नाम ऐसे है म्यू। तो कुछ लोग बोलेगा म्यू है कि माइक्रो है, कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनो, इसका नाम है थीटा और यूज करते हैं इसको एंगल के लिए। तो बताओ थीटा और एंगल में कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं, थीटा इसका बेसिक नाम है, एंगल के लिए यूज करते हैं तो इसका बेसिक नाम है म्यू। और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे इसको माइक्रो बुलाते हैं, माइक्रो के लिए यूज करते हैं इसको, माइक्रो के लिए। जैसे ये पी, अब कहीं पे पावर के लिए यूज होता है तो कहीं पे प्रेशर के लिए, डिपेंड करता है चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। लेकिन बेसिक नाम नहीं बदलेगा, पी ही कहलाएगा, एबीसीडी वाला पी। तो मेरे दोस्त इसका बेसिक नाम क्या है? म्यू। प्लीज ऐसे मत लिखना इसको, कुछ लोग एकदम कुछ भी एकदम मच्छर का टांग लिख देता है। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे। ये लिखना सीखना है, कुछ भी नहीं लिख देना,
ऐसे, नहीं कुछ हो तो यू लिखो और दो ठो लकीर ऐसे खींच दो म्यू, लेकिन ऐसे ऐसे करके ये सब मत करना, कुछ भी मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। आओ, अब ये माइक्रो का एक मतलब होता है, जैसे कैट मतलब क्या होता है, डॉग मतलब, तो माइक्रो मतलब होता है 10 का पावर -6। आज से याद रहना चाहिए, माइक्रो मतलब 10 का पावर -6। तो बताओ Q1 और Q2 का वैल्यू कितना दिया है, तुम हमको लिखा दो। तो बोलेंगे सर Q1 आपको दिया है 4, और माइक्रो के जगह पे लिख देंगे ये सर 10 का पावर -6। बचा कौन, कूलम। बताओ Q2 के जगह पे क्या लिखे, तो लिखेंगे 6, माइक्रो के जगह पे 10 का पावर -6 और लिखेंगे क्या, कूलम। तो बताओ चार्ज तो निकल गया कूलम में, लेकिन अभी डिस्टेंस काची में दिया है, सेंटी, इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, स्टैंडर्ड सिस्टम में हम लोग बनाते हैं। अब सुनो, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 गुना 1 सेंटीमीटर। दोनों सेम लाइन लिखा है कि लाइन बदल गया, सेम चीज है, वैल्यू था, कहां चेंज हुआ। अब 1 सेंटीमीटर यहां छोड़ दो, मल्टीप्लाई वाला जब इधर जाएगा तो काची में जाएगा। आज से याद रखना, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, क्योंकि तो पता है क्या होता है, पूछते 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, बच्चा तुरंत बोलता है धर से 100 मीटर, सोचते ही नहीं क्या बोल रहा, बस वो रट्टे मारे बा 100 और 1, कब क्या बोलना यह समझना बहुत जरूरी है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। बताओ 1 सेंटीमीटर में 1/100, तो बताओ 3 सेंटीमीटर में, बोलेंगे सर अगर एक में पता चल गया ना, तो आप जितना में बोलिएगा अभी हम इससे मल्टी, तुमसे बोलेंगे 5/9 सेंटीमीटर में कितना मीटर, बोलेंगे सर एक हाथ में अगर 5 उंगली है तो दो हाथ में 2 × 5, 10 हाथ में 10 × 5, 50 हाथ में 50 × 5, कुछ भी हाथ बोलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर, तो 5/9 सेंटीमीटर में 5/9 इंटू 1/100। क्या कुछ लोग फ्रैक्शन देख के घबरा जाता है, अब क्या करें, कुछ नहीं, एकदम सिंपल रखो चीजों को। अगर मैं लिख दूं 6.2 सेंटीमीटर में कितना मीटर, कितने लोग बता दोगे, क्या डेसिमल देख के घबरा जाएंगे, अरे बोलेंगे सर एक में पता चल गया है तो जितना में निकालना है सर हम इससे मल्टी प्लाई कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा। अब बताओ 30 सेंटीमीटर में कितना मीटर बता दोगे, तो बोलेंगे सर 30 सेंटीमीटर को मीटर में करना है इंटू 1/100, मतलब 30/100 हो जाए। आई थिंक यू गॉट इट। कोई भी सेंटीमीटर को मीटर में आज के बाद से बना दोगे। चलो फोर्स निकालना है, तो बोलेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ कह के चला गया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको फोर्स निकाले का चाहिए, तो के जगह क्या लिखेगा, 9 × 10 का पावर, एक बात बता Q1 के जगह पे 4 लिख बे, क्या लिखेगा 4 × 10 का पावर -6। Q2 के जगह क्या लिखेगा 6 × 10 का पावर -6, और दोनों के बीच में दूरी क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया ना, और स्क्वायर का मतलब कितनी बार, 2 बार, 30/100 गुना 30/100। अभी तो हम वैल्यू पुट कर दिया, अब कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, सीखो, इतना सीखो, इतना सीखो कि खुद को सिखा सको फिर दूसरों को सिखा सको, ये सोच के साथ सीखना है।
चलो बताओ, वैल्यू डालो आराम से, कुछ नहीं हड़बड़ाना है। 2 0 है ऊपर में, नीचे में 2 0, खत्म। पहला स्टेप दिमाग में गया, हाँ सर गया। 3 तिहाई के ऊपर भी 9 दिख गया था क्या? हाँ सर, 9 9 खत्म, 9 9 खत्म। देखो न्यूमेरिकल रटा नहीं जाता है, लेकिन बार बार बना के समझो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर ऐसे दम आराम से कहानी चलेगा तुम्हारा। चलो ऊपर में नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। ऊपर में कौन है नंबर? 4। और कौन है? 10 के पावर को मत देखो, उल्टा पुल्टा जाओ। मैथ बहुत अच्छा है तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, फॉलो मी, जैसे कर रहे हैं वैसे करो, फिर अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिर तुम जैसे चाहो वैसे करो। तो बताओ, 6 चौके 24, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ना रे बउआ। अब 10 का खेल खेलो, यहां 10, यहां 10, यहां 10, और यहां भी 10 है ना। अरे 100 मतलब 10 का पावर 2 हो गया। चलो बेस सेम होगा तो पावर जोड़ दो। बोलो क्या लिखे? 10 का पावर 9। फिर बोलो, फिर बोलो, बोलो बेस सेम था तो 10 का पावर 9, 10 का पावर -6, 10 का पावर -6। और बताओ ये जो है ये ऊपर जाएगा ना तो 10 का पावर +2। अगर ये यहां से ऊपर जाता ना तब -2 हो जाता, यहां से जाता। लेकिन ये तो पहले ही से नीचे है, ये तो पहले ही से ऊपर जाने वाला है, तो -2 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? +2। क्योंकि 100 में कितना 0? अरे 100 में 2 0 हुआ ना बाबू रे। 2 0 का मतलब ये हुआ ना, ये भी तो 10 का बेस हो गया, और 10 का बेस जुड़ जाएगा। बोलो आंसर क्या होगा? 24 गुना 10 का पावर 9 और 2 11, -6 -6 -12, 24 इंटू 10 का पावर -1, माइनस आए नीचे लेके चल जाओ, 24 बटा +1 हो गया। अब बताओ 24/10 क्या होगा? 2.4 न्यूटन, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स। कितना लोगों को बुझाया रे? अरे बुझाया। अब बुझाने का मतलब यही मत समझना कि दिख रहा है, समझ में आना, ठीक है। बताओ वैल्यू चेंज कर देंगे, कितना लोग फोर्स निकाल लो? कोशिश तो कर सकते हो ना, निकले चाहे ना निकले। कोशिश हमेशा आपके हाथ में, याद रखना। बनना ना बनना अलग बात है, नहीं बनेगा उसके लिए हम हैं। तो चलो मैं एक सवाल देता हूं, आप ट्राई करो। अगर ये बोले Q1 है 6.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, Q2 है 6.5, और मान लो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही दे दिया, और दोनों के बीच का दूरी दे दिया 50 सेंटीमीटर। कितने लोगों को लगता है कि कैलकुलेशन कर लोगे? करके देखो, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकाल के देखो। तो ये आप लोग बनाइएगा। इसके बाद का हम लोग कहानी अगले वीडियो में देखेंगे, और देखेंगे कैसे। अभी 2 चार्ज है, अगला वीडियो में 3 चार्ज आएगा, 4 चार्ज आएगा। उसके लिए आपका वेक्टर का पहले का सारा वीडियो कवर अप होना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।